हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की राष्ट्रीयवाद विषयक दृष्टि का विश्लेषण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद भावुक रचनाकार ही नहीं थे, अपितु वह अपने समय के गंभीर से गंभीर विषय को लेकर उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके एक नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में सक्षम थे। उस समय स्वाधीनता का प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते समय उन्होंने लगातार उन विसंगतियों पर गहरा प्रहार किया जो भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यधिक संकीर्ण बना रही थी। इस आधार पर प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को समर्थ बनाने वाले व्यापक मूल्यों का भी चित्रण अपनी रचनाओं में किया। इसी राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि संपूर्ण हिंदुस्तान राष्ट्रवाद के इस विषय पर स्वाधीनता के लिए एकजुट हो चुका है। इसी स्थिति को वह अपनी एक महत्वपूर्ण कहानी कानूनी कुमार में अपने देश में व्यक्त कमजोरियों तथा संकीर्णताओं को उजागर कर उसे समाप्त करने के विभिन्न तरीकों का बखूबी चित्रण करते हैं तथा इसके साथ ही वह स्त्रियों की पुरुष सत्तात्मक समाज में विद्यमान दयनीय दशा पर गंभीरता से प्रकाश डालते हुए उसे बदलने की बात भी करते हैं। प्रेमचंद यह मानते थे कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाए बिना राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेमचंद सती कहानी की नायिका को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान तथा त्याग करने के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान करता हुआ दिखाते हैं तथा उसके इस अदम्य साहस का चित्रण करके प्रेमचंद यह व्यक्त रहे हैं कि स्त्रियों को अबला या कमज़ोर समझना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करने के समान होगा। इसी प्रकार समर यात्रा शीर्षक कहानी के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का अत्यंत विस्तृत चित्रण करते हुए वह यह दर्शाते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सच्चे वाहक तो वह लोग हैं जो प्रायः सदियों से समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण का शिकार होते रहे हैं तथा इसके साथ ही इस कहानी में उन्होंने इस शोषित वर्ग की उत्सर्ग भावना और उनके साहस का अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन किया है। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना था कि स्वाधीनता आंदोलन से अब पूरा राष्ट्र प्रभावित हो चुका है। आहुति नामक कहानी में भी इसी उद्देश्य को पूरा किया गया है, जिसमें स्वयंसेवक अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय होते हैं। पत्नी से पति नामक कहानी में भी राष्ट्र प्रेम को ही सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। तो मेकू शीर्षक कहानी में भी मनुष्य के बदलते हुए भावों को स्वाधीनता आंदोलन से मिश्रित करके उसे एक नया अर्थ देने की सार्थक पहल रचनाकार ने की है। दो बैलों की कथा के माध्यम से जानवरों द्वारा किए जाने वाले सत्याग्रह को प्रतीक बनाकर प्रेमचंद इसके द्वारा विरोधी को हराने की अपनी प्रबलतम अभिलाषा को उजागर करते हैं। राष्ट्रवाद का अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रण करते हुए प्रेमचंद मुख्यतः पूर्ण स्वराज की मांग तथा राष्ट्र को सर्वोपरि समझने की व्यापक भावना, स्वाधीनता संग्राम में स्त्रियों शोषितों की गहरी भागीदारी और किसानों के विद्रोह भाव को महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए प्रेमचंद की दृष्टि राष्ट्रवाद की व्यापकता की पृष्ठभूमि से क्षुद्र स्वार्थों को महत्व देने वाली नहीं है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में प्रवेश कर रही संकीर्ण मानसिकता को भी ध्यान में रखा था,
क्योंकि प्रेमचंद के सामने यह स्पष्ट था कि जब तक हमारे जीवन मूल्य उदात्त और आदर्श ना होंगे तब तक शोषण व दमन रहित विकसित राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। प्रेमचंद इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि जब तक राष्ट्र के लोग आपसी झगड़ों तथा समस्याओं में लिप्त रहेंगे तब तक राष्ट्रीय चेतना के विषय में बात करनी बेईमानी है तथा वह अंग्रेजों की इस कूटनीति को भी समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार हिंदू मुसलमानों को आपस में धर्म व भाषा के आधार पर लड़ाकर स्वाधीनता आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही थी। इसलिए प्रेमचंद अपनी कहानियों में सांप्रदायिकता के इसी विषय को उठाकर अंग्रेज़ों की इस कूटनीति को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। हिंसा परमो धर्मः नामक कहानी में प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन की गंभीर समस्या का चित्रण करते हुए इस सांप्रदायिकता के विषवृक्ष को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाया है, जिसमें हिंदू मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान, तथा ये दोनों वर्ग इस कार्य के लिए अपना भरपूर प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के जान माल के भी दुश्मन बने हुए हैं तथा इन्हीं संघर्षों के साथ स्त्रियों की बेइज्जती किया कर रहा है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता का मानवता पर अत्यधिक गहरा प्रभाव दिखाया है। यह आदमी को टुकड़े टुकड़े में बांट देती है। इस कहानी के अंत में जामिद के माध्यम से उन्होंने अपनी बात इस प्रकार स्पष्ट की है। वह जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव पहुंचना चाहता था, जहां मज़हब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म पर धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी। इसी प्रकार की सांप्रदायिकता तथा धर्माधनता को प्रेमचंद ने जिहाद नामक कहानी के माध्यम से दर्शाया है, जिसमें अज्ञानवश मनुष्य अपने उच्च मानव धर्म से वितरित होकर संकीर्ण मानसिकता का गुलाम हो जाता है। मुक्ति धन शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद दर्शाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का आदर करना सीख गए हैं और इसी आधार पर उन्होंने पंच परमेश्वर में हिंदू मुस्लिम मित्रता का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रेमचंद इस तथ्य से परिचित थे कि धार्मिक कट्टरता ही राष्ट्रवाद को संकीर्ण बनाने का कार्य करती है। अतः स्वाधीनता आंदोलन को अधिक सफल और सार्थक बनाने के लिए यह ज़रूरी था कि लोग अपनी इस धार्मिक संकीर्ण मानसिकता की श्रृंखलाओं को छोड़ें। इसलिए प्रेमचंद ने इस संकीर्ण राष्ट्रवाद को केंद्र बनाकर आहुति, भ्रम का स्वांग जैसी कहानियाँ लिखी, जिसके माध्यम से प्रेमचंद यह दिखा रहे थे कि एक संपन्न वर्ग स्वाधीनता आंदोलन में भी राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी रोटी सेक रहा था और वह अपने वर्चस्व को कायम रखने की गंभीर साजिशों में भी लिप्त था। किंतु ऐसे संशयों के बावजूद भी प्रेमचंद स्वाधीनता तथा राष्ट्रवाद का हर संभव समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि के विश्लेषण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।